हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों की 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन के बच्चों 4 पार्ट हैं। हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में, हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये स्टेटमेंट गिवन है, तो इन स्टेटमेंट्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है। बस यही हमारा काम है। क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को, जो ये स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारा the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें हमें स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले जो फाइंड करने हैं ना, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो इनको हम लेट कर लेते हैं कोई भी वेरिएबल। जैसे मैंने लेंथ को लेट कर लिया y और ब्रेथ को कर लिया x, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो फाइंड करने हैं ना, उनको लेट कर लो। कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो आप। मैं ब्रेथ को x लेट करूंगी, तो लेट the breadth of the rectangular plot is x, और मैं लेंथ को क्या लेट कर लूंगी, y। लेट द लेंथ ऑफ द rectangular plot is y। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करने हैं उनको कोई भी वेरिएबल लेट कर लो। मैंने ब्रेथ को x लेट कर लिया और लेंथ को क्या कर लिया, y लेट कर लिया। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो समझते हैं। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम शेप बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। हमें एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट गिवन है, ठीक है। हम रेक्टेंगल शेप के प्लॉट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लेंथ को क्या मान लिया, y मान लिया, और ब्रेथ को मैंने x मान लिया। अब देखो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन पढ़ो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि एरिया गिवन है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो एरिया कितना है, एरिया गिवन है हमें 528। अब देखो एरिया गिवन है हमें, और एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कर देंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास y, ब्रेथ कितनी है x, तो एरिया हमारा क्या हो गया y इंटू एक्स, और हमें गिवन भी है 528। तो y इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया, 528। एरिया गिवन था। और सेकंड लाइन पढ़ो क्या गिवन है उसमें, वो कह रही है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो बच्चों। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ प्लॉट की, वो ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। लेंथ क्या है, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। अब जैसे कि कैसे लिखेंगे इस बात को, इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। देखो लेंथ की बात हो रही है, लेंथ क्या है हमारी y, लेंथ क्या है, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है, ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने क्या किया, लेंथ ले ली, लेंथ क्या क्या बोल रहा है वो, लेंथ क्या है, ब्रेथ का दुगना कर दिया, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है तो उसमें एक प्लस कर दिया। तो ब्रेथ के दुगने में एक प्लस करने में हमें क्या मिल जाती है, लेंथ मिल जाती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। देखो दूसरी इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल रही है, तो वो y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो y की वैल्यू 2x + 1 है, फर्स्ट में पुट करो y की जगह। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दी है y की जगह, इनटू में x = ठीक है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू थी हमारे पास y की, वो मैंने दूसरी इक्वेशन में रख दी y की जगह। तो देखो अब मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। अब इसको भी लेफ्ट साइड ले आएंगे। देखो मिल गई ना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, इस स्टेटमेंट को क्या किसकी फॉर्म में लिखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म में लिखना था। और हमें एंड में क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना, तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमें स्टेटमेंट गिवन थी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अगला पार्ट। ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें क्या गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है, कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट गिवन है। तो देखो आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स तो वर्ड समझ में आ गया हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स आपने पढ़े हुए हैं, कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 1, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं
पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आप लोगों के लिए नया है। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? लगातार। तो दो ऐसे नंबरों की, दो पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट, तो हमें 306 गिवन है, बट वो नंबर कैसे हैं? दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। लगातार जैसे 2 और 3, 15 और 16, ठीक है। लगातार जैसे 15 और 16, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट नंबर जैसे मैं एक्स लेट कर लेती हूँ तो उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव कैसे आता है? हमें 1 प्लस करके आता है उसमें, एक्स प्लस 1। अगर आप लोग वाई लेट कर लेते हो तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? वाई प्लस 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर पहला 2 है तो उसमें 1 प्लस कर दो, अगला मिल जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। वो कहता है 3, ठीक है। तो पहला अगर मैं लेट कर दूँ, लेट द फर्स्ट नंबर, the first positive integer number is x। तो अगर पहला x है तो इसके आगे वाला मतलब लगातार वाला कॉन्जिक्यूटिव का है ना, तो लगातार वाला कौन सा आएगा? नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा? हमें +1 करके मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने y लेट कर लिया तो उसमें y + 1 हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट। देन द सेकेंड नंबर, देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज x + 1। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट समझना आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 15 16, ठीक है, और 19 20 कुछ भी ले सकते हो, 25 और 26 भी लगातार है, ठीक है। तो अगर आप लोग पहला नंबर y लेट कर लेते हो तो दूसरा इसके साथ वाला कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हो जाएगा? y + 1, ठीक है। मैंने x लेट कर लिया तो दूसरा नंबर मेरा हो जाएगा x + 1। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट गिवन है, दोनों की प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट मैंने कर दी, वो कितनी गिवन है? 306, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा? x² + x, 306 x²। अब लेफ्ट साइड ले आओ सबको। अब ये देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई ना, हमें क्या करना था? स्टेटमेंट पढ़नी थी और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग पता है ना, कॉन्जिक्यूटिव जिनको, तो उसका उनका क्वेश्चन बहुत ईजी है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है अगर आप लोगों ने पहला नंबर x सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा क्या होगा? x + 1। जैसे 2 और 3 भी कॉन्जिक्यूटिव है, एग्जाम्पल से समझ लो, और 15 और 16 भी लगातार नंबर। एक 15 है तो उसके अगला 16, लगातार मतलब अगला। तो अगला अगर आप लोगों ने y लेट कर लिया पहला तो आप लोगों का अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? y + 1। तो मैंने x लेट किया था तो मेरा अगला हो गया था x + 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। Rohan's mother's age is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो हमें क्या गिवन है? रोहन की जो माता जी है ना, वो उससे कितनी साल बड़ी हैं? 26 साल बड़ी हैं। तो ये गिवन है हमें। एक और आगे भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। अब देखो फाइंड आउट हमें क्या करना है? रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें लेट भी क्या करनी होगी? रोहन की प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x। लेट कर ली x। अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो दोबारा से। रोहन की माता जी उससे कितनी साल बड़ी हैं? 26 ईयर्स बड़ी है ना, 26 साल बड़ी हैं। तो उनकी माता जी की एज क्या हो जाएगी? देन रोहन्स मदर इज 26 साल बड़ी है तो रोहन की एज में 26 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उनकी माता जी की एज आ गई, ये रोहन की एज थी x, और उनकी माता जी की एज कितनी आ गई? x + 26। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बात कर रहा है वो कहता द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब देखो इतनी ही लाइन, आधी लाइन पढ़ने से ही हमें ये पता लगता है कि 3 साल, अब प्रेजेंट से 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर की। तो आफ्टर 3 years, अगर हम प्रेजेंट से 3 साल आगे की बात करते हैं तो देखो अगर मेरी एज आज 18 years है, तो अगर मुझे 3 साल बाद की एज पता करनी हो फ्यूचर में, तो मेरी क्या आएगी? मैं 18 में 3 प्लस कर दूंगी। ऐसे ही अगर उसकी एज, रोहन की एज आज x है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x + 3। उसकी पहले x थी, प्रेजेंट एज x थी, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 3, 3 जोड़ देंगे। ऐसे उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी? अब उसकी मदर की प्रेजेंट एज इतनी है, अब 3 साल बाद इसमें 3 जोड़ देंगे। अब देखो उसकी माता की एज सोल्व करके इतनी आ गई x + 29।
अब देखो 3 साल बाद की एज, रोहन की एज x+3 आ चुकी है और उसकी माता की एज कितनी आ चुकी है x+29। अब क्या गिवन है, अब दोबारा से पढ़ो वो लाइन सेकंड वाली, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद जो उन दोनों की एज है ना, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, कर देते हैं, ये रोहन की एज होगी, ये उसकी मम्मी की एज होगी, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट के 360 मिलता है। तो इक्वल किसके हो जाएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के। अब इसको सोल्व कर दो बस। ट्वेंटी 3 87। अब इनको सोल्व करके हमारा आ जाएगा, लेफ्ट साइड ले आओ 360 को भी। अब देखो 360 माइनस 87, 3 273। अब देखो मिल गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना था, बस स्टेटमेंट पढ़नी थी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था, वो मैंने लिख दिया। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा से जल्दी से रिवाइज करा देते, जिनको नहीं समझ में आया। रोहन की एज, प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है कि जो रोहन की मम्मी है ना, उससे 26 साल बड़ी है। तो अब देखो, अगर मैंने रोहन की प्रेजेंट एज x मान ली, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x+26, क्योंकि उसकी मम्मी कितनी साल बड़ी है, उससे 26 साल बड़ी है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में वो किसकी बात कर रहा है, वो 3 साल बाद की एजेस की बात कर रहा है। 3 साल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि 3 साल आगे की उनकी एज में क्या क्या होएगा। अब देखो 3 साल बाद की एज की बात करें तो ऑब्वियसली हम आफ्टर 3 years उसकी रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट x है तो अगली 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3। ऐसे उसकी मम्मी की अगर प्रेजेंट कितनी x+26 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x+26 + 3। उसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, x+29। तो 3 साल बाद रोहन की एज इतनी हो जाएगी, उसकी मम्मी की एज इतनी हो जाएगी। अब 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट गिवन है 360। अब 3 साल बाद की एज उनकी, ये दोनों की एज इतनी है, एक की x+3 है, उसकी मम्मी की x+29 है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो आंसर हमें कितना मिल रहा है, 360। तो इन दोनों की प्रोडक्ट की इक्वल में 360 आ जाएगा। उसको सोल्व कर लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला है, लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन टफ लगता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ऐसे समझाऊंगी मैं आप लोगों को, बहुत ईजी लगेगा। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखो, अगर कुछ भी ना समझ में आया इस क्वेश्चन में, ये तो समझ में आ रहा होगा कि क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। स्पीड कह रहा है ना, तो हमें लेट भी क्या करनी है, स्पीड। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x लेट कर ली मैंने स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर क्यों ली, यूनिट इसलिए ली ये किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारे क्वेश्चन किलोमीटर और आर में गिवन है हमें। ठीक है, तो हमने लेट कर ली यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो क्वेश्चन को समझाती हूँ, डायग्राम से समझाऊंगी, बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को। देखो कोई ट्रेन है, उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मान लो हमने स्पीड ले ली, उसकी एक्स ले ली है हमने स्पीड। अब एक्स स्पीड से मान लो वो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स हमने स्पीड ले ली और 480 हमें डिस्टेंस गिवन था। मान लो वो ये डिस्टेंस वो ट्रेन टी आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, ट्रैवल कर लेती है। अब देखो 21 सेकंड गिवन है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने स्पीड को 8 घटा दिया, मतलब कि 8 लेस कर दी स्पीड, कर दी पहले वाली स्पीड से 8 लेस कर दी स्पीड, तो 480 डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, पहले से 3 ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने x स्पीड ले ली, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड ले ली, उसको माना कि 480 डिस्टेंस हमें गिवन ही था कि 480 डिस्टेंस ट्रैवल करने में मैंने मान लिया t टाइम ले रही है वो ट्रेन। अब देखो सेकंड केस में क्या है कि अगर हम स्पीड को पहले से 8 घटा दें, तो माइनस कर दी मैंने 8, तो पहले से उसको ज़्यादा टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, 3। तो पहले वाला टाइम अगर t है तो उसको नया टाइम कितना लगेगा, अब वही डिस्टेंस 480 डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, वो t+3। तो स्पीड हमने घटा दी सेकंड केस में 8 और टाइम इसको कितना ज़्यादा लगेगा, पहले से 3। तो
स्पीड हमारी न्यू हो जाएगी x-8 और टाइम कितना हो जाएगा t+3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऐसे स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मोस्टली यूज होता ही होता है, दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मोस्टली यूज होगा ही होगा। अब देखो हमारे पास दो केस हैं, एक केस का डाटा ऊपर वाला है, एक केस का नीचे वाला डाटा है। अब देखो दोनों डाटा इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे। देखो केस 1 का पुट करो पहले। टाइम केस 1 में कितना है, t है, और डिस्टेंस कितना है 480 है, और स्पीड कितनी है हमने x सेलेक्ट की हुई है। अब केस सेकंड का पुट करो डाटा सारा का सारा इस फॉर्मूले में। अब देखो टाइम, न्यू टाइम कितना है, t+3 है हमारे पास, और हमारी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों में सेम ही है 480 ही है, और स्पीड कितनी है, नई स्पीड हमारे पास x-8 है। अब देखो इस फॉर्मूले में दोनों केसेस के डाटा को पुट कर दिया मैंने, पहले ऊपर वाले केस को फिर नीचे वाले केस के डाटा को पुट कर दिया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब देखो पहली वाली इक्वेशन से मुझे टी की वैल्यू पता चल रही है, टी की वैल्यू मिल गई मुझे पहली वाली इक्वेशन से, वो टी की वैल्यू मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ। देख पुट कर दो वो टी की जगह मैं 480 अपॉन x रख दिया, बाकी एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। इसको सोल्व करके आ जाएगा ये, और ये 480 इंटू 40। अब देखो इसको सोल्व करके आ जाएगा 3x², 480x से कट जाएगा, और ये हमारे पास बच जाएगा ये। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये आ गया 3x² -24, ये x है मेरा, गलती से अच्छे से नहीं डाला वो, ये आ चुका है। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है इन सब में से, 3 कॉमन आके बच जाएगा हमारा x²। अब इसमें से 3 जाएगा तो आएगा हमारा हाँ 8 बन जाएगा, 3 उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारी इक्वेशन एंड में आ जाएगी ये। तो बच्चों को बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुके हैं, क्या है बस डायग्राम से क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाता है। देखो पहली स्पीड मैंने यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर ली x, डिस्टेंस हमें गिवन है 480, और मैं मान लूँगी कि x स्पीड से उसे 480 डिस्टेंस कवर करने में t टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखो नया वो कह रहा है कि अगली बार सेकंड केस क्या है हमारे पास, कह रहा है कि स्पीड घटा दो 8, घटा दी मैंने x-8 कर दी स्पीड, तो उसे टाइम लग रहा है 3 ज़्यादा, पहले से 3 ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, अब नया टाइम हो जाएगा t+3। तो क्या किया, पहले सबसे पहले तो पहले वाला डाटा इस फॉर्मूले में पुट किया, फिर सेकंड वाला डाटा इस फॉर्मूले में पुट किया, वहाँ से t की वैल्यू मिल गई मुझे, वो सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, वहाँ से मुझे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यही है हमारा आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू।